क्वेश्चंस करो। किस टाइप के रिसर्च में रिसर्चर ऑब्जर्व करता है सब्जेक्ट बीइंग ए पार्ट ऑफ देयर ग्रुप? किस रिसर्च में रिसर्चर जो है वो ये ऑब्जर्व करता है कि जो पार्टिसिपेंट है वो भी ऑब्जर्वर है। ठीक है, मैं बता दे किस टाइप की रिसर्च में रिसर्चर पार्टिसिपेंट को अपने ग्रुप का ही हिस्सा बनाकर ऑब्जर्व करता है? ऑप्शन 2 एथनोग्राफिक रिसर्च में सोचने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व किसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं? एथनोग्राफिक में, एक्शन में, डिस्क्रिप्टिव में, एक्सपेरिमेंटल में हम लोग ऑब्जर्व नहीं। ऑब्जर्व वाला कीवर्ड में इसमें पढ़ाई भी थी एथनोग्राफिक वाला रिसर्च में। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बोला किस टाइप के रिसर्च में रिसर्चर पार्टिसिपेंट को अपने ग्रुप का ही हिस्सा बनाकर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, चल सही बोली। एथनोग्राफिक रिसर्च रिसर्चर ऑफन यूज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तो कीवर्ड है ना तुम्हारा, इसका तुम्हारा एथनोग्राफिक वाला का है ना। मीनिंग दे ऑब्जर्व सब्जेक्ट बाय कमिंग पार्ट ऑफ द ग्रुप टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर। देखो वो अरे पार्टिसिपेंट को क्या समझता है कि वो भी ऑब्जर्व है ना, ऑब्जर्वेशन करता है। मतलब क्यों? क्योंकि ताकि जो पार्टिसिपेंट है उसके कल्चर को, उसके बिहेवियर को समझ सके, उनके साथ इंटरैक्ट हो सके, तब तो डेटा ले सकेगा। ठीक है, इसलिए है ना, ये तो मैं पता ही थी है ना। Arrange the following step of research in order of their occurrence. ये भी हल्का है आरसी, ये भी हो जाना चाहिए, लेकिन अपना देख लो उसके बाद करना, देख लो अच्छे से उसके बाद करना। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताओ? पहले सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते प्रॉब्लम क्या है ना। रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है, किस टॉपिक पे मुझे रिसर्च करनी है वो। उसके बाद हम लोग देखो और भी आता है, लेकिन उसके बाद अगर तुम देखोगी तो ये डायरेक्ट जंप करके हाइपोथेसिस के पास आ गया कि हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है ना। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करके हम लोग क्या करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? रिजल्ट निकालते हैं, लास्ट में फाइंडिंग निकल के आ जाता है। हो गया। डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, पहला दिन ही मैं ये पढ़ाई थी रिसर्च का टॉपिक में। मेजरिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, लास्ट में फाइंडिंग निकालते हैं। Which of the condition of the using parametric test for data analysis? जब डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें से कौन कौन सा उतना क्या तुम देखो पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या क्या आता है, बस ये देखो। देखो ऑप्शन 2 बोली ना, मैं देख लेती हूँ। बहुत अच्छा। ऑप्शन 2 में ये 30% ग्रेड का निशान है ना, मतलब ये बड़ा वाला है ना। हाँ, ये नहीं होगा, ये तुमने आंसर सही बोली हो। डेटा फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज में तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, ऑल पैरामीटर मस्ट बी नॉट। ठीक है, ये क्यों गलत हुआ? हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में नहीं आरसी अनंत तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में होता है। सुनो मैं तुमको यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा वर्ड एक दिया है,
ऑल द पैरामीटर मस्ट बी नॉन, मस्ट बी नहीं होगा। अगर लिखा रहता है कि हाँ हम लोग पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में जानते हैं तो वो सही है, लेकिन यहाँ मस्ट बी लिख देना, जानना ही जानना है, तो ये गलत हो गया है, इसलिए सी गलत है। डिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग ये वाला तो बिल्कुल हम लोग याद पढ़े ही हुए हैं पैरामीट्रिक टेस्ट में, है ना। पैरामीट्रिक टेस्ट में हम लोग इंटरवल और रेशियो यूज करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम लोग नो यूज करते हैं, नॉमिनल ऑर्डिनल यूज करते हैं। और ये होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होता है इसके अंदर डेटा, ये पैरामीट्रिक टेस्ट में, ये नया चीज याद कर लेना, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस किसमें होता है, पैरामीट्रिक टेस्ट में। आ जाओ, डेटा फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर किया जाता है इंटरवल और रेशियो स्केल में। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होता है, वो मुझे नहीं पढ़ाना, मुझे ये दिखाना है। पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन सा एक बार देख लो, टी टेस्ट, अनोवा, पियर्सन का कोरिलेशन और जेड टेस्ट, ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में काई स्क्वायर टेस्ट, क्रुस्कल वैली टेस्ट, क्रुस्कल वैली टेस्ट को एच टेस्ट बोलते हैं, देखो क्रुस्कल वैली टेस्ट को एच टेस्ट बोलते हैं, मैन विथनिन टेस्ट को यू टेस्ट बोलते हैं। एग्जाम में कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस बार का, मैन विथनी टेस्ट को यू टेस्ट बोलते हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ। क्रुस्कल को एच बोलते हैं, मैन विथनी को यू बोलते हैं, स्पेयरमैन कोरिलेशन टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो बोले कि नो आई एम रियल का मतलब हो जाएगा नो मतलब नॉमिनल, ओ का मतलब ऑर्डिनल, आई का मतलब इंटरवल, आर का मतलब रेशियो। उसके बाद क्वालिटेटिव होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और पैरामीट्रिक होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट, है ना। मतलब जब हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं तो क्या कौन सा यूज करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा यूज करते हैं, और पैरामीट्रिक टेस्ट में क्वांटिटेटिव यूज करते हैं डेटा, ओके। ये सब तुम्हारा पढ़ा हुआ, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा। अच्छे, मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ है जो कि मैं वो लग रहा मैं उसको हटा दी। पैरामीट्रिक टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का ना मेरा ये था, रुको पहले भी मैं पढ़ाई थी, जैसे उसमें मैं इसमें लिखी थी, कैसे में से डिलीट हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ रखी थी। पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ, मैं दिखा देती हूँ, रुक जाओ देखती हूँ, रुक जाओ। पैरामीट्रिक टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट मैं यहाँ से लेकर कॉपी की हूँ, लेकिन कैसे मेरे से छूट गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये पैरामीट्रिक टेस्ट, देखो पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में यहाँ पे मैं साफ साफ एक बार मैं दिखाना चाहती हूँ। पैरामीट्रिक नहीं है, नॉन पैरामीट्रिक, सॉरी पैरामीट्रिक ही है। देख लो भाई, अभी हम लोग पढ़े कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, क्वेश्चन इसमें से आया, ठीक है अंजलि, ठीक है। पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, याद करो। पैरामीट्रिक टेस्ट जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। पैरामीट्रिक टेस्ट का जो मेन फोकस होता है, मीन के ऊपर फोकस होता है, देख लो मीन, एक बार पढ़ो, ठीक है ना, मीन के ऊपर। पैरामीट्रिक टेस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मैं तुम लोगों को पिक्चर भी बताई थी कि ऐसे करके रहेगा और दोनों तरफ, है ना, 2.5 करके ऐसे करके रहेगा, ये 1.5 करेगा, इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बोला एग्जाम्स यहाँ पे पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में पता है, तुम देख रही हो लिखा हुआ, लेकिन मस्ट भी नहीं लिखा हुआ, और क्वेश्चन में मस्ट भी लिखा हुआ था, इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ, है ना। फिर उसके बाद क्या बोला कि मेजर, यहाँ पे जो सेंट्रल टेंडेंसी होगी मीन होगी, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिकल पावर बहुत ज्यादा, मतलब पैरामीट्रिक टेस्ट में स्टैटिकल पावर ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वांटिटिव डेटा यूज करते हैं, एक नंबर। और पैरामीट्रिक टेस्ट में हम लोग देख लो क्या यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, इंटरवल रेशियो और रेशियो स्केल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल यूज करते हैं, ठीक है। पैरामीट्रिक टेस्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। और यहाँ पे जो डेटा होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो होता है लिस्ट रबिस्ट होता है, लिस्ट रबिस्ट, ठीक है। यहीं पे अगर तुम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट देखोगी, जो मैं बता देती हूँ, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, यहाँ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, यहाँ पे जो सेंटर मिलेगा वो मीडियन मिलेगा, ठीक है। वहां पे मीन था, यहाँ पे मीडियन है। यहाँ पॉपुलेशन की पैरामीटर के बारे में हम लोगों को पता नहीं होता है, मस्ट भी नहीं लिखा हुआ, देख लो यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी, मीडियन होगी। ये स्टैटिकली उतना पावरफुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्वालिटेटिव डेटा अपना मर्जी से भी यूज करते हैं, ठीक है ना। स्टैटिकल डेटा किसको बोलते हैं, जहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा यूज करते हैं, ठीक है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट में स्टैटिकल डेटा ज्यादा यूज होता है, इसलिए वो ज्यादा मोर पावरफुल होता है, ठीक है ना। बोले यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, सॉरी यहाँ पे कौन सा स्केल यूज होता है, देख लो नॉमिनल यूज होगा, नॉमिनल स्केल, और कौन सा स्केल, ऑर्डिनल स्केल यूज होगा, और ये मोर रबिस्ट होता है, ठीक है। यही मुझे बताना था, जो कि ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अच्छा, ये मुझसे गलती हो गया कि मैं ना तुम लोगों का ये, अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, रुक जाओ, चलो अभी तुम लोग आंसर नहीं देखी होगी, मैं बहुत गलती की हूँ,
थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। लो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का क्वेश्चन है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का क्वेश्चन है। सॉल्व करो दोनों आदमी। देखो मैं फिर भी तुम लोगों को एक चीज यहाँ पे मैं तुम लोगों को फर्क एक बार लिख दूंगी, तो मे भी तुम लोगों को समझ में आ जाए। पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक, हाँ फिर भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, थोड़ा मुझे लेट होगा लेकिन तुम लोग समझ जाए, क्योंकि मैं यहाँ लैपटॉप से लिख रही हूँ ना, टच पैड मेरे घर में ही रह गया इस वजह से, ठीक है। बोला कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, समझना ये नॉन है, ठीक है, ये लो याद कर लेना तुम लोग, ये नॉन है, ये नॉन पैरामीट्रिक है, और ये पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है। ये तुम लोग को रट लेना है, ठीक है। वे ठीक है, बोल रहा है क्या कि जो तुम्हारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दे डू नॉट नीड एनी पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे कोई खास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जैसे यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तुमको मिलेगा, ठीक है। तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात तुमको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, याद करना तुम लोग को, यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये टच पैड नहीं ना है, ये टच पैड इसमें काम कर नहीं रहा मेरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला कि दे डू नॉट नीड एनी पार्टिकुलर, यहाँ पे कोई, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, ठीक है ना, नॉट नीड एनी पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, या फ्री, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फ्री भी तुम लिख सकती हो, या किसी खास किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, नो नीड एनी पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कहाँ बोला, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत नहीं है, ठीक है, पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का जरूरत नहीं है, याद रखना, यहाँ पे पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। यहाँ पे जो तुम्हारा डेटा होता है वो यहाँ पर होमोजेनिटी मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे तुमको होमोजेनिटी मिलेगी, कहाँ पे, पैरामीट्रिक टेस्ट में। मैं पहले भी तुम लोगों को पढ़ाई थी, ये ऐसा बात नहीं है, होमोजेनिटी और वेरिएंस है ना, होमोजेनिटी और वेरिएंस मिलेगी यहाँ पे, जो कि ये जून का क्वेश्चन है, तो तुम लोग अच्छे से इसको करके जाना। लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, नो, यहाँ पे ऐसे मैं लिख दे रही हूँ, नो, ठीक है ना, नॉट नीड होमोजेनिटी, यहाँ पे होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की कोई जरूरत नहीं है नॉन पैरामीट्रिक केस में, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे अच्छे, दे आर क्विकली इजी, ये बहुत ही इजी होती है किसी पैरामीट्रिक टेस्ट से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इजी होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा नॉमिनल स्केल यूज होता है, कौन सा, नॉमिनल, क्वालिटेटिव डेटा यूज होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये सब स्केल यूज होता है। यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक में क्या हो रहा, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल यूज हो रहा, और यहाँ पे क्या यूज होता है, तुम्हारा इंटरवल स्केल का नाम है, ठीक है, इंटरवल और तुम्हारा रेशियो स्केल यूज होता है, ठीक है, रेशियो, यहाँ पे तुम्हारा क्वांटिटिव डेटा यूज हो रहा है, ठीक है, रेशियो RATIO है, तो इस वजह से ये इजी नहीं है, लेकिन ये वाला इजी है, ये क्या है, इजी है, बहुत इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा यूज होता है, इसलिए ये वाला इजी है। तो अब सॉल्व कर लो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दे कैन अप्लाई ओरिजिनल डेटा ऑब्टेन एनी काइंड ऑफ स्केल के, इसमें कोई खास टाइप का स्केल होता है, नहीं, इसमें कोई खास स्केल यूज नहीं होता है, सी, और ये बिल्कुल इजी होता है, किससे इजी होता है ये, अच्छा, दे कैन नॉट बी यूज इफ सैंपल इज, यहाँ पे रैंडम सेलेक्ट नहीं होता है, ठीक है, रैंडम सेलेक्ट कहाँ होगा, तुमको पैरामीट्रिक टेस्ट में ही होगा,
ठीक है, तो इस वजह से तुम्हारा सी और ये आंसर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दे कैन बी अप्लाई ओरिजिनल डेटा obtain to any kind of particular, नहीं, not accepted as a defined, non parametric test usually work the rank sign frequency, तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि मतलब खास किस्म का ही टेस्ट यूज हो। यहाँ पे दे रिक्वायर होमोजेनिटी और वेरिएंस, दिस इज assumption of parametric test, ये गलत है बिल्कुल। होमोजेनिटी और वेरिएंस का मतलब क्या हुआ कि हमको वेरिएंस के बारे में पता है, जैसे हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट में पढ़े हैं कि हमको पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में पता है, तो ये जो डिफिनेशन है ना, ये किसका है, पैरामीट्रिक टेस्ट का डिफिनेशन है। ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, अभी मैं बताई डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है। यहाँ पे किसी किस्म का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होता, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, पैरामीट्रिक टेस्ट में होता है। ठीक है, अच्छा, रैंडम सैम्पलिंग कहाँ होता है भाई, पैरामीट्रिक टेस्ट में होगा यूज। ठीक है, जहां पे क्वांटिटेटिव डेटा यूज करते हैं। इजी होता है, हाँ इजी होता है, ये बिल्कुल सिंपल और इजी होता है। क्वालिटेटिव डेटा जहां जहां यूज होगा वो सिंपल और इजी होगा। ये करो, ये मैं पढ़ाई हुई कीवर्ड से आंसर सॉल्व हो जाएगा, करो। परसेप्शन किसका कीवर्ड है, परसेप्शन किसका कीवर्ड है, देखो। हाँ, देख रहे हैं। परसेप्शन किसी का कीवर्ड है। डेट किसका कीवर्ड है, डेट किसका, ये डेट देखो क्या लिखा हुआ, डेट देखो। ऑप्शन 4 बोलो अंजलि। देखो मैं बता रही हूँ, ये हिस्ट्री तो साफ साफ लिखा हुआ हिस्ट्री है, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है कि हिस्ट्री है। 1947 का स्टडी रिजल्ट है, क्या बोला, स्टडी वो छोड़ दो, अगर नहीं भी पढ़ी तो हिस्ट्री लिखा हुआ है। पास्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च का कीवर्ड क्या है, पास्ट। परसेप्शन देखो, इथनोग्राफिक रिसर्च जाके देखो, इथनोग्राफिक रिसर्च में साफ साफ लिखा हुआ है तुम्हारा, इथनोग्राफिक रिसर्च में साफ साफ लिखा हुआ है परसेप्शन कीवर्ड है। ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन, परसेप्शन, इथनोग्राफी का क्या है, तुम्हारा कीवर्ड है। ठीक है, तो मान लिया कि तुमको ये कुछ कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये तो तुम्हारा एकदम पास्ट है, साफ साफ 1900 से लेके 1947 के बारे में कुछ बात लिखा हुआ है। हिस्टोरिकल, हिस्ट्री का, हिस्टोरिकल रिसर्च का कीवर्ड क्या था, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो पास्ट। ठीक है, तो ए का 3 हो गया, तो ए का 3 तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा कीवर्ड देखेंगे कि परसेप्शन लिखा हुआ, तो परसेप्शन किसका होगा, इथनोग्राफी का कीवर्ड। परसेप्शन हो या पार्टिसिपेशन हो या ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन हो, ये सब किसका कीवर्ड है, इथनोग्राफी का कीवर्ड है। तो तुम्हारा डी का 1 हो गया। डी का 1 तुम्हारा कहाँ दे रहे, रुक जाओ मैं ठीक बोली हूँ ना, नहीं नहीं डी का, सॉरी हाँ डी का 2 होगा। हाँ चलो डी का 2 हो गया, तो तुम्हारा आंसर ऐसे ही मिल गया। फिर भी और एक चीज और दिखाती हूँ, रुक जाओ। आंसर बी होगा, ए का 3, बी का 1। देखो क्या बोला, टेस्ट सिग्निफिकेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन जॉब्स, जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या करते हैं हम लोग, करंट सिचुएशन एज इट एज एक्सप्लेन करते हैं। तो बोला कि जॉब जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नमेंट और नॉन, मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जॉब के बीच में रिसर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो क्या बोला, स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द योगा, ये साफ बोल रहा है योगा का, कोई योगा कर रहा है, देख लो यहाँ पे साफ लिखा हुआ, योगा एक्सरसाइज का इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे क्या हो रहा है। पुलिस मैन है, ठीक है ना, पुलिस मैन क्या कर रहा है, योगा कर रहा है। तो योगा क्या है पता है, साफ यहाँ पे लिखा हुआ योगा, स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ योगा एक्सरसाइज, योगा का इफेक्ट पुलिस मैन के मेंटल हेल्थ पे क्या हो रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मेंटल हेल्थ डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये साफ है तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कहाँ गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ योगा एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ ऑफ पुलिस मैन। इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं। लेकिन तुम लोगों को अगर फिर भी हार्ड लगा तो डेट देख के तुम लोगों को पहचानना है कि ये तो पास्ट है। ठीक है, पास्ट लिखा हुआ है।
कुछ हुआ क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? ये कोई लग रहा है कोई इधर उधर क्लिक कोई किया क्या, क्योंकि अभी आवाज नहीं चला गया। ओ मेरी साइड से ही है। आवाज आ रही ना? हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही है ना? ठीक। तो समझ में आ गया ना, कीवर्ड सबको समझ में आ गया ना। डेट लिखा हुआ है तो हिस्टोरिकल, ठीक है। माना कि भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पकड़ने में थोड़ा तुम लोग को ये होता है, लेकिन उसके बाद परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन हम लोग कहाँ देखते हैं? एथनोग्राफिक में देखते हैं। कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, लोगों का परसेप्शन कीवर्ड है, ठीक है। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का ऑब्जर्वेशन कीवर्ड है। ये सब एथनोग्राफी का कीवर्ड है, मैं रिसर्च में पढ़ाई भी हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा योगा का क्या बोला? स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ योगा एक्सरसाइज, मतलब योगा जब एक्सरसाइज कोई कर रहा है एक पुलिसमैन, तो उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये मान लें इसको ना भी पकड़ पाओ, लेकिन दो से तो आंसर बन ही जा रहा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि पुलिसमैन का मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा? योगा के एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ये साफ पता चल रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर स्टडी करते हैं, ठीक है। आंसर बी होगा। बाकी मैं यहाँ पे ऐसे लिख दी हूँ, तुम देख लेना, ठीक है। स्टडी ऑफ द रियल लाइफ, मतलब ये क्या बोला? स्टडी ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियन पीपल, बोला कि स्टडी किया जा रहा कब का? देखो कब का, इंडियन लाइफ स्टाइल, इंडियन लोगों के लाइफ स्टाइल का स्टडी किया जा रहा। कब से कब? 1900 से लेकर 1947 के लोगों का स्टडी किया जा रहा, उनके लाइफ स्टाइल का, मतलब 1900 से 1947 के बीच के जितने भी लोग हैं उनके लाइफ स्टाइल का स्टडी किया जा रहा, इंडियन लोगों का, ठीक है। तो पास्ट का स्टडी किया जा रहा, हिस्टोरिकल। मैं हिस्ट्री का कीवर्ड बताई, कल इससे क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ था, पास्ट, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग सिग्निफिकेशन डिफरेंस बिटवीन जॉब ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। और स्टडी ऑफ योगा, ये तो मैं अभी बताई, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। लोगों का परसेप्शन, पार्टिसिपेंट का परसेप्शन, कीवर्ड एथनोग्राफिक का, ठीक है। चलो अब लोग एक और सी क्वेश्चन आ गया है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। In the experimental of determine better yoga exercise of two can reduce fat of urban people of different age group, which of the following the intervening variable? इंटरवेनिंग वेरिएबल बोला, इंटरवेनिंग मैं तुम लोग को बताई थी, रुक जाओ। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है बाहर वाला, है ना, जो इंटरवेन करता है। तो इनमें से पूछ रहा है कि इंटरवेन कौन है। समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? देखो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, एक मिनट पढ़ रहे हैं, मैं क्वेश्चन एक बार समझा दूं तो तुम लोगों को मे भी समझ में आ जाए। हाँ। देखो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन एक बार समझा देती हूँ, समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ये अच्छा भी लगा। सुनो, बोल रहा है कि अभी हम तुम लोग को ऊपर पढ़ा है ना, योगा क्या था बताओ तो। एक्सपेरिमेंटल का क्वेश्चन है, योगा क्या था ऊपर अभी हम लोग पढ़े हैं। योगा कौन सा वेरिएबल था? योगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो योगा को यहाँ लिख दो, योगा को यहाँ कर दिए, ठीक है। तो मेरा योगा आंसर होगा नहीं, क्यों? इंटरवेनिंग वेरिएबल मांग रहा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे तो तुमसे ऐसी क्वेश्चन देके पूछ लेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, समझना, ठीक है ना। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, क्या बोला कि यहाँ समझना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, योगा एक्सरसाइज किया जा रहा है, किस लिए? अर्बन लोगों का फैट को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए? अर्बन लोगों का फैट। तो जो फैट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। योगा करेगा तब तो फैट कम होगा, ठीक है। बोला इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है, क्या आके रोक डालता है बताओ तो। इसके अंदर क्या जो दिख रहा तुमको, ये इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया, क्या एरिया रोक डालेगा, क्या फूड डालेगा? ये तो मुझे समझ में आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी हम पढ़े ना लोगों का फैट, पढ़े ना फैट। ऑप्शन सी खाना। देखो योगा कर रहे तो फैट कम हो रहा, अब अगर हम खाना खाएंगे, खाना खाते ही जा रहे हैं, है ना, फूड खाते ही जा रहे हैं, फूड हैबिट मेरा ये तो वो इंटरवेनिंग वेरिएबल है, ठीक है। एरिया तुम्हारे खाना पे कैसे आएगा बताओ तो। एरिया तुम्हारे खाना पे इफेक्ट डालेगा। मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल जो क्या करता है, बाहर से खलल डालता है। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी एक्सपेरिमेंटल में कि ट्री है, ठीक है, तो मैं ऐसे बोली थी कि मान लो ये ट्री है, ठीक है, ट्री है, तो ट्री क्या है तुम्हारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सूरज की रोशनी, सन। ये इस पे ये इंडिपेंडेंट हो गया
और ये डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। सूरज की रोशनी आ रही है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ा, लेकिन इसमें खललबाजी करने के लिए कौन आएगा? अगर पानी बरसने लगा बारिश, तो बारिश हो गया इंटरवेनिंग वेरिएबल, ये रोक लगा देगी, है ना। हो सके पानी की वजह से दरख्त सड़ने लगे, ठीक है। तो तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरवेनिंग, जो आकर रोक डालता है, ठीक है। इंटरवेनिंग मतलब, इंटरवेनिंग का ही मतलब होता है इंटरफेयर करना। तो योगा करे तो फैट तो कम हो रहा है, लेकिन इंटरवेनिंग कौन कर रहा? फूड एरिया तो कभी नहीं करेगा। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन फिर से दे सकता है। और अगला बार हो सके तुमसे ये पूछ ले कि इनमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो तुमको पता है योगा इंडिपेंडेंट है, लोगों का जो फैट है, क्योंकि तुम योगा करोगी, है ना, तब इफेक्ट देखेगा, फैट कम होगा, है ना, तब फैट रिड्यूस होगा। किस लिए कर रहा है ये योगा? रिड्यूस द फैट ऑफ द अर्बन पीपल। बोले जो डिफरेंट एज के ग्रुप है, जो मोटे मोटे लोग हैं अर्बन में, सिटी में जो मोटे मोटे लोग हैं ना, उनके फैट को कम करने के लिए योगा किया जा रहा है। तो योगा करेंगे तब तो फैट कम होगा। तो योगा क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, योगा इंडिपेंडेंट है और फैट जो डिपेंडेंट। तो यहां से पूछा इंटरवेनिंग कौन हो गया? इंटरवेनिंग में जो साफ दिख रहा फूड है ना, क्योंकि फूड ही खाएंगे तो मेरा इंटरफेयर करेगा, है ना। अब मुझे बोला कि जंक फूड ना खाए भाई, कोई योगा कराने वाला बोल दिया आप जंक फूड ना खाएंगे तो आपका बॉडी और बढ़ेगा, ठीक है, और मैं जंक फूड ही खाऊं क्योंकि मुझे हैबिट है जंक फूड खाने का, तो मेरा तो फैट और बढ़ेगा, मना करने के बावजूद मैं खा रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया क्या है? एरिया तो बिल्कुल ये कोई सेंस ही नहीं बनता। तो याद रखना, योगा इंडिपेंडेंट, इंटरवेनिंग फूड हैबिट और डिपेंडेंट हो गया फैट, ठीक है। आपसे तुम लोग समझाए, तुम लोग बताई नहीं, मैं खुद ही बता दी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, फिर भी लिख देना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है योगा, योगा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, समझना। क्वेश्चन आता है कि हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं या इंटरवेनिंग वेरिएबल को। तो हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट का मतलब चेंज। मान लो कि मैं योगा कर रही हूँ, समझना, मैं योगा कर रही हूँ, ठीक है, और योगा करने से मेरा फैट नहीं जा रहा है, तो हो सके मैं योगा हटा के कोई दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूं, मैं जिम ज्वाइन कर लूं, है ना। मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकती हूँ। और मेजर और ऑब्जर्वेशन कहाँ करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल में, है ना। हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन या मेजर करना मतलब क्या? हम रिजल्ट देखेंगे, क्या मैं उतना दिन से योगा कर रही हूँ तो क्या मेरा फैट कम हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये सब मैं डिपेंडेंट वेरिएबल में चेक करती हूँ। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेजर या ऑब्जर्वेशन कहाँ करती है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। अच्छा, इंटरवेनिंग वेरिएबल को हम लोग कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, थोड़ा रोक सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली नॉट डायरेक्टली कंट्रोल। पी वाई की क्वेश्चन है, तीनों ही प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में साफ साफ आया है। मैनिपुलेट किसको कहते हैं? डिपेंडेंट। मेजर या ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं? डिपेंडेंट। किसको हम लोग कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते? कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। नॉट डायरेक्टली कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, इंटरवेनिंग वेरिएबल को कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला करो। मैं ये क्वेश्चन समझा दूं कि तुम लोग करोगी? मैं बता दूं, स्केल का नाम पूछा है, ठीक है। एक मिनट देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा कि अरेंज द फ्लोइंग हायर लेवल टू लोअर लेवल ऑफ स्केल मेजरमेंट इन्वॉल्व। हम लोग 4 तरह का स्केल पढ़े हैं, स्केल का नाम तुम लोग पढ़ी होगी। नॉमिनल, नो आई एम रियल, है ना, नो आई एम रियल। अच्छा, एम तो मैं छोड़ दी ना, छोड़ दो। तो नो से हो जाएगा नॉमिनल सबसे छोटा, आई से हो जाए, नो से हो, सॉरी, नो से नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। तो इस नॉमिनल सबसे छोटा होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये सबसे बड़ा रेशियो। तो यहाँ बोला कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है। डिफिनेशन तुमको चूज करना है सबका, पहले सबका डिफिनेशन याद करो। मैं याद कराई हूँ, एक एक याद कराई हूँ। जैसे रेशियो का कीवर्ड क्या है, रेशियो का कीवर्ड में क्या याद कराई? देखो इसमें रेशियो कहाँ है, कहाँ दिया हुआ है, देखो तो। यहाँ पे दिया हुआ हाइट ऑफ द पर्टिकुलर बिल्डिंग, हाइट ऑफ द पार्टिकुलर बिल्डिंग। तो रेशियो सबसे बड़ा है तो तुम उस पर रेशियो लिख दो। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 बोल रही है आरसी, ठीक है। चलो मैंने चेक करते हैं, ये रेशियो हो गया। रेशियो का डिफिनेशन ये था, ये सब डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। देखो मैं हार्ड कर दिया क्वेश्चन, तुम लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करके जाना है, ठीक है। हो गया। अब दूसरे वाला बताओ, एक स्टूडेंट जो है 50% मार्क्स लाया है 60 में से, ये कौन सा है, ये कौन सा स्केल है?
बताओ। इंटरवल। इंटरवल, बिल्कुल सही बोल रही है आरसी, एकदम सही बोली, इंटरवल स्केल। ठीक है, ओके, इंटरवल स्केल हो गया, मैं लिख देती हूँ। रैंक किस में देते हैं? रैंक, रैंक किस में देते हैं? चलिए, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में। ऑर्डिनल में रैंक देते हैं, बिल्कुल सही बोली, ऑर्डिनल में रैंक देते हैं। ठीक है, द हाइट ऑफ ए पार्टिकुलर बिल्डिंग डॉट, ये क्या है? नॉमिनल। ये नॉमिनल, इसमें कैटेगरी देते हैं। हाँ, इसमें कैटेगरी दे दी, नॉमिनल हो गया। तो सबसे पहले हो गया डी, ठीक है, डी के बाद हो गया तुम्हारा, सॉरी सॉरी, हाँ सबसे, एक मिनट, हायर टू लोअर मांगना ना, तो अच्छा सबसे पहले तुम्हारा डी होगा, अच्छा हाईएस्ट सबसे पहले यही होगा, नॉमिनल, पहला नॉमिनल होगा, ठीक है, तो एन हो जाएगा नॉमिनल, यानी डी पहले आ जाएगा, डी के बाद हो जाएगा, नो के बाद ओ है तो फिर सी हो जाएगा, ठीक है, नहीं नहीं, रुको रुको, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ, हाईएस्ट टू लो है ना, हायर टू लोअर मेजरमेंट स्केल, तो आरसी डी बोली कि तुम, एक मिनट, डी हो जाएगा तो बी, एक मिनट, एक बी डी, ठीक है, इसके बाद सी, एक मिनट, मुझे कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, द हाइस्ट ऑफ पार्टिकुलर, एक मिनट, मैं गलत की हूँ, सॉरी, तुम लोग भी बोली नहीं, कैटेगरी तो यहाँ किया गया है ना, सॉरी यही गलती हुआ, रुक जाओ, आरसी मुझे सुषमा बोली थी हाई ये वाला होगा, मैं गलत बैठा दी, रुक, तुम लोग बोल भी नहीं रही मुझे, मैं गलती कर रही हूँ, ये तो कैटेगरी यहाँ पे किया गया ना कि दो सैंपल ग्रुप को बांटा गया है, ठीक है, रिसर्च डिवाइड इनटू टू ग्रुप, एरिया ऑफ, तो ये तो तुम्हारा नॉमिनल ये वाला है ना, यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड किया गया, और यहाँ पे हाइट यूज किया गया, तो ये मुझे बोली सुषमा कि ये रेशियो होगा, मुझसे गलत हो गया, चलो अब करो, यहाँ पे देखो ना क्या बोल रहा है कि दो ग्रुप में बांटा गया, यानी कैटेगराइज किया गया, देख रही हो, रिसर्चर ने डिवाइड कर दिया सैंपल टू ग्रुप, तो हम लोग किस में बांटते, किस में कैटेगरी किस में करते हैं, इसमें करते हैं, नॉमिनल में करते हैं, तो ये नॉमिनल हो गया पहला वाला, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा रेशियो हो जाएगा डी, डी के बाद, इसके बाद इंटरवल बी, इंटरवल के बाद क्या है, नो के बाद ये पीछे से जाएगा ऑर्डिनल, तो हो जाएगा सी, सी के बाद फिर तुम्हारा है ए, तो आंसर तुम्हारा डी बन गया, ठीक है, इस तरह से एग्जाम में तुमको समझना, ऑप्शन 4 ही बोलते थे। हाँ, फोर सही है, ठीक है, समझना मेरी बात, यहाँ पे क्या बोला, हम लोग डिवाइड कहाँ करते हैं, कैटेगराइज कहाँ करते हैं, नॉमिनल में, देख लो, रूरल अर्बन या रूरल करके हम लोग कैटेगराइज कर दिए, ठीक है, मार्क्स कहाँ देते हैं भाई, इंटरवल में, है ना, पढ़ाई भी थे तुम लोगों को, रैंक कहाँ देते हैं, ऑर्डिनल में, रैंक, और हाइट ऑफ पार्टिकुलर बिल्डिंग, हाइट वगैरह कहाँ पे देखा जाता है, तो रेशियो में, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, पहले क्या आएगा, डी, रेशियो वाला, तो यहाँ पे अब्सोल्यूट जीरो, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, अब्सोल्यूट जीरो कहाँ पे होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अब्सोल्यूट जीरो कौन सा स्केल में आता है, तो रेशियो स्केल में, ठीक है, रेशियो स्केल में क्या आएगा, अब्सोल्यूट जीरो, यहाँ पे हाइट वगैरह आता है, ठीक है, जीरो इज ए आर्बिट्री, जीरो इज ए आर्बिट्री, मतलब नो जीरो कहाँ पे होगा, तो तुम्हारा मार्क्स वगैरह कहाँ पे होगा, इंटरवल में, डिफरेंस जहाँ पे हम लोग देखते हैं, ऑर्डिनल में क्या आएगा, तुम्हारा रैंक देना, ठीक है, और कैटेगराइज कहाँ करते हैं, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं देंगे, ऑर्डर यहाँ पे देंगे, रैंक एंड ऑर्डर इसमें देंगे, सिर्फ देख लो लिखा हुआ है नो ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर नहीं देते, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, तो नॉमिनल में हम लोग कैटेगरी, जैसे हमें पढ़ाई भी थी कि पहला आएगा नॉमिनल, तो नॉमिनल में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कैटेगरी देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, सिर्फ कैटेगरी देंगे, ओके, उसके बाद नॉमिनल के बाद आता है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डिनल में हम लोग दोनों चीज दे देंगे, कैटेगरी भी दे सकते हैं और रैंक भी दे सकते हैं, लेकिन मेनली क्या देंगे, रैंक एंड ऑर्डर देंगे, ठीक है, रैंक एंड ऑर्डर देते हैं, उसके बाद ये, उसके बाद आ गया इंटरवल, और उसके बाद आ गया रेशियो, ठीक है, तो देख लेना भी, और ऐसा क्वेश्चन और आगे भी है ऐसा क्वेश्चन में भी, इंटरवल वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इफेक्ट कौन कौन सा, मतलब
इनमें से कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? पढ़ाया हुआ है, कर लो। ये सारा मैं पढ़ाई हूँ। इंटरनल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंटरनल वैलिडिटी है, तो इसमें से कौन कौन से फैक्टर पर इफेक्ट देखने को मिलता है? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बोल रही है सुषमा। देखो कोई बात नहीं है, आराम से देखो। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सही है। इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे कौन कौन सा फैक्टर? प्लाज्बो इफेक्ट पता है क्या है? प्लाज्बो इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये मैं इंटरनल वैलिडिटी में नहीं पढ़ाई थी। ये देखो क्या होता है कि जैसे एक पेशेंट है, ठीक है ना, उसको तुम कोई मेडिसिन दे दो, वो मेडिसिन नहीं है, ठीक है। एक पेशेंट है, उसको तुम, उसका सर में पेन है, ठीक है, उसका सर में पेन है, और तुम जाके उसको कोई एक मेडिसिन दे दो, वो मेडिसिन है नहीं, तुम खाली बोलो कि ये मेडिसिन है, ठीक है। तुम देखना उस वो जो पेशेंट है ना, उसका जो दर्द है ना, वो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि हम दवा खाएं तो अब ठीक हो जाएंगे। उसी को बोलते हैं प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, मान लो कि सर में हेडेक है, ठीक है, और सर में हेडेक है, तो हम क्या करेंगे, एक जाके झूठ मूठ का उठाए दवा दे दिया, अब बोलेंगे लो ये मेडिसिन है, वो खाया, उसको उसको फील हो गया, हाँ हाँ मैं ठीक हो गया, तो उसको ही बोलते हैं प्लेसबो इफेक्ट। तो ए तो होगा नहीं, तो ए को तो हटा दो भाई, ठीक है, ए को तो हटा दो। इंस्ट्रूमेंट डीके होता है, ठीक है, इसमें इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद कंटेम्परेरी इवेंट में इफेक्ट देखने को मिलता है, और बायसनेस, जब हम सैंपल लेते हैं तो वहां पर बायसनेस हो जाता है। बायसनेस इन सिलेक्टिंग सब्जेक्ट इन सैंपल, जब हम सैंपल लेते हैं ना, सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें बायसनेस आ जाता है, ठीक है। तो बी सी ई आंसर होगा, आंसर सी है इसका। आरसी भी क्या बोली थी, वही बोली थी ना, हाँ, तो आंसर तुम्हारा सी है। जो क्वेश्चन गलत रहा उसको रिवीजन कर लेना, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे मैं दी दी हूँ कि कौन कौन सा मेन फैक्टर जो इंटरनल वैलिडिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ट्रेड भी तुम बोल सकते हो, ट्रेड भी क्वेश्चन में लिखा है तो यही होगा। इंस्ट्रूमेंट डीके हो जाएगा। देखो भाई क्या होता है कि चेंज द मेजरमेंट टूल ऑब्जर्व ओवर टाइम कैन बी बायस रिजल्ट। तुम क्या करोगी, जब तुम रिसर्च कर रही हो, ठीक है, रिसर्च करने टाइम तुम इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दो, ठीक है, अब तुम चेंज कर जाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट बायस आएगा, तो उससे भी तुम्हारा इंटरनल वैलिडिटी थ्रेट हो जाएगा, खतरा में हो जाएगा। कंटेम्परेरी इवेंट, हिस्ट्री का इफेक्ट, इवेंट हैपनिंग ड्यूरिंग द स्टडी कैन इन्फ्लुएंस आउटकम्स। तुम बोल रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसका कंक्लूजन ये निकला था, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसका कंक्लूजन ये निकला था, तो थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो उसका कंक्लूजन ये होगा, हो सके उससे भी भयानक हो। या सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आया था, बहुत सारे लोगों का जान गया, है ना। तो अब मैं उसे ये उसका सेकंड वर्ल्ड वार को देखकर मैं ये बोलूंगी कि कंटेम्परेरी पीरियड में जो अब वार होगा तो वैसे ही रिजल्ट आएगा। अगर मैं ये बात बोल रही हूँ, हिस्ट्री देखकर मैं बोल रही हूँ कि मे बी हिटलर नहीं करता सेकंड वर्ल्ड वार, ऐसे करके मैं बोल रही हूँ, तो अभी भी नहीं हो, जैसा भी बोलता है ना सब कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर ना हुआ तो, अगर नहीं खत्म हुआ तो। आप हिस्ट्री देख के बोल रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगा। जैसे एक रिसर्चर है, तो वो जब अपना रिसर्च किए तो उसमें वो लिखे हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार होगा ना तो दुनिया पता है कैसा हो जाएगा, जब जब इंसान जो जंगल में नहीं रह रहा था, हंटर गैदरिंग वाली लाइफ, कि किसी तरह का टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं का, तो उस तरह का लाइफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में मोस्टली कंट्री क्या हो गई है तुम्हारा, ये क्या नाम है, क्या बोलता है, देखो, न्यूक्लियर कंट्री हो गई है, तो इसलिए दुनिया खत्म हो जाएगी अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो। क्योंकि तो अगर ना हुआ तो ये भी कंटेम्परेरी इवेंट भी आपका इंटरनल वैलिडिटी गलत करे, क्योंकि आपने अपने रिजल्ट में लिखा कि बहुत, जैसे अभी हम बोले ना कि वो रिसर्चर ने रिसर्च किया तो अपने कंक्लूजन में क्या निकाला कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो दुनिया कहाँ चल जाएगी,
दुनिया हैंडर और गैडर वाली जिंदगी में चल जाएगी। मतलब जब नहीं कोई किसी तरह का टेक्नोलॉजी नहीं था, इंसान सिर्फ पे स्टोन का यूज कर रहा था, वो वाली जिंदगी में चली जाएगी। ये रिसर्चर ने अपने रिसर्च में बोला है, ठीक है। लेकिन हो सके जब अगर थर्ड वार हो और जब रिजल्ट आए तो आपका इंटरनल वैलिडिटी थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि हो सके ऐसा रिजल्ट ना हो तो जैसे अभी सब कोई बोल रहा था, जैसे जब अभी जब फिलिस्तीन के साथ लड़ाई हो रहा था तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्री बढ़ गया था। जैसे ईरान की तरफ रशिया हो गया था, नॉर्थ कोरिया हो गया था, इधर तुम्हारा क्या नाम है, इजराइल के साथ यूएसए, फ्रांस, यूके, ये सब हो गया था। तो सब बोला था मे बी थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार भी ऐसे ही हुआ था। अब उसमें कितने सारे रिसर्चर ने क्या क्या आर्टिकल लिख दिया, ठीक है, कि ये थर्ड वर्ल्ड वार होने का इफेक्ट है, ये थर्ड वर्ल्ड होने का स्टार्टिंग है, सॉरी थर्ड वर्ल्ड वार होने की स्टार्टिंग है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार भी सेकंड वर्ल्ड वार भी ऐसे ही हुआ था, इसी तरह से हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी इसी तरह से हुआ था, अलायंस पावर की वजह कर हुआ था कि कंट्री ने क्या किया था, दुनिया को दो ग्रुप में बांट दिया था, लेकिन नहीं हुआ। तो जिसने लिखा होगा उसका इंटरनल वैलिडिटी ट्रेड पर गया होगा, क्योंकि नहीं हुआ, बात समझ गया है ना। तो ये भी तुम्हारा इंटरनल वैलिडिटी को, कंटेम्परेरी इवेंट भी क्या कर सकता है, तुम्हारे इंटरनल वैलिडिटी को ट्रेड कर सकता है। अब प्लाज्मो इफेक्ट क्या है भाई, प्लाज्मो इफेक्ट और हॉथरन इफेक्ट में पढ़ाई तुम लोगों को बिहेवियर का स्टडी किया जाता है, ठीक है। और प्लाज्मो इफेक्ट में पढ़ाई कि जब एक पर्सन को मैं अगर के मेडिसिन ना दो, झूठ मूठ का दवा दे दूँ, बोल दूं कि तुम ये खा लो तुम्हारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा, तो अपने आप ठीक हो गया, तो प्लेसबो इफेक्ट है। मतलब उसने मेडिसिन नहीं खाया, लेकिन सिर्फ नाम से ही सुनकर उसका ठीक हो गया कि हाँ मैंने दवा खाया तो मैं ठीक है, ठीक है। तो बीसीई इंटरनल इंस्ट्रूमेंट डीके, ठीक है, कंटेम्परेरी इवेंट, और उसके बाद तुम्हारा बाइसनेस सिलेक्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। ओ सॉरी, ये मैं तो समझा ही नहीं, ई नंबर डिफरेंस ग्रुप बिटवीन स्टार्ट इफेक्ट रिजल्ट। मतलब मैंने क्या किया कि पहले मैंने अभी मैं क्या बोली, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कॉज एंड इफेक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा अपने रिसर्च में कि मैं ट्री को ले रही हूँ, ठीक है। मैंने ट्री को रखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने किसको रखा, सन को, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सन को हटा के वाटर को रख दिया कि वाटर का इफेक्ट ट्री पे क्या पड़ रहा है। तो मैंने अपने क्या किया, मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो मैंने इसको चेंज करके वाटर लिख दिया, ठीक है। वाटर को डिपेंडेंट कर दिया कि वाटर कैसे इफेक्ट पड़ रहा ट्री पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने इसको चेंज कर दिया, तो मैं बायसनेस हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने कुछ लिख रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, तो इस तरह से बायसनेस हो जाएगा, तो ये भी मेरे इंटरनल वैलिडिटी को खराब कर देगी, ठीक है। कॉज और इफेक्ट में थ्रेट आ जाएगा, ठीक है। ये करो, ये तो पढ़ा हुआ है, ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ, तुम लोग करो। किया हुआ है, एकदम एक एक किया हुआ है, बस हटाना है और कर लेना है, और क्या। क्वांटिटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 आरसी बोली है, सुषमा बोलो और अंजलि बोलो, हाँ, 1 मिनट। आराम से देखो। हाँ, ऑप्शन 3। देखो मैं तुम लोगों को ये वाला और ये वाला तुम याद करवाई हूँ, एमएस एक्सेल और एसपीएसएस में करवाई हूँ, जब हाँ। है ना, याद करवाई हूँ, ठीक है। एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ये मैं कभी नहीं बोली हूँ कि सॉफ्टवेयर है क्वालिटी डेटेनेस, अगर रहता तो मैं पढ़ाती, ठीक है। तो तुम्हारा 2 CDE आंसर बनेगा, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल और एसपीएसएस, ये 3 चीज है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को, क्वांटिटिव डेटा को एनालिसिस करते हैं। मतलब ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जहां पे हम लोग अपने क्वांटिटिव डेटा को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पढ़ाया हुआ है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से आया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया क्वेश्चन, बाकी यार कुछ नहीं किया गया। चलो ये मैं अभी आरसी को स्टार्टिंग में ये वाला का नाम बताई, और एक से ही नहीं, एक से तो नहीं बनेगा, एक से तो नहीं बनेगा। ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है ना कि दोनों में एक ही है। हाँ ये बात तो तुम सही बोल रही हो। पर हमको ऑप्शन 1 लग रहा है।
कोरिलेशन वाला तो भी मैं ऊपर पढ़ा है, ठीक है देख लो, उसके बाद में देखती हूँ। हाँ इसमें बता रहा है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दो ऑप्शन दे देना, इसलिए कंफ्यूजन हो। ये वाला एक बार इंडिविजुअल क्वेश्चन आया हुआ था, मैन विटनी टेस्ट किसको बोलते हैं? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, सी होगा। देखो चलो याद कर लो, कोई ये तो तुम लोग को याद होगा, यू टेस्ट बोलते हैं, मैन विटनी को यू टेस्ट बोलते हैं, हाँ। ठीक है ना। कैंडल टेस्ट को बोलते हैं थाउ टेस्ट, ठीक है। बैटलेट टेस्ट को बोलते हैं तुम्हारा, ठीक बोल रही हूँ ना मैं, सी का 2। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, ये अच्छा होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कहाँ होता है? अभी ये क्वेश्चन बहुत आया, बताओ आरसी तुम बताओ। पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट में होता है, ठीक है, ये वाला याद कर लेना, ये क्वेश्चन अभी हम लोग ऊपर किए हैं, ये पैरामीट्रिक टेस्ट में होता है, ठीक है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस जो है ये पैरामीट्रिक टेस्ट में होता है, और इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटलेट, ठीक है ना, बैटलेट बोलते हैं। कार्ल पियर्सन का मेथड ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट के लिए याद कर लो क्या। मैनविटनी जो ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, जहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कैंडल जो इसको थॉट टेस्ट बोलते हैं, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर ऑर्डिनरी डेटा के लिए किया जाता है। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी जो है ये इक्वल वेरिएंस देखने के लिए टेस्ट किया जाता है, मतलब मल्टीपल सैंपल होंगे उसी को चेक करने के लिए। बैटलेट टेस्ट है, यहाँ पे मल्टीपल सैंपल होते हैं, देख लो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल सैंपल होते हैं और इक्वल वेरिएंस चेक होते हैं। कार्ल पियर्सन जो होता है बोल रहा है कि ये पियर्सन का कोरिलेशन मेजर लैंड, ये हम लोग पढ़े भी थे अभी, पियर्सन का कोरिलेशन इंटरवल और रेशियो के बीच में ये रिलेशनशिप दिखता है। एथिक्स देखो, एथिक्स क्या बोल रहा, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट रिसर्चर डज नॉट मेंटेन रिसर्च एथिक्स। क्वेश्चन समझाओगे तुम लोग, क्वेश्चन कर लो। ऑप्शन 3। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ पे रिसर्चर जो है एथिक्स को मेंटेन नहीं करके रखेगा? क्या क्या ऐसा कर देगा तो, क्या इनमें से ऐसा कर देगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। 3 बहुत बार पढ़ाया हुआ है कि शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट विद अदर, ये पढ़ाया हुआ है। चलो एक बार मैं यहाँ पे हाँ। पढ़ाया हुआ है ना। रिसर्च एथिक में जरूरी होता है कि जो पार्टिसिपेंट है उनका कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी आर प्रोटेक्टेड। मान लो कि अगर मैं किसी पार्टिसिपेंट से डेटा ले रही हूँ, मैं बहुत बारी पढ़ाई हूँ, तो वो डेटा मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं शेयर कर दी, जैसे कोई बोल रहा डेटा के अपने बारे में बता रहा है, ठीक है ना, कोई बता रहा है, ठीक है, कि हाँ डेटा दे रहा है, और वो बोल रहा है कि भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो वो नाम नहीं आना चाहिए। अगर नाम तुम दे देती हो, तुमने क्या किया? अनएथिक्स कर दिया, ठीक है। तो शेयरिंग कॉन्फिडेंट इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट वायलेट एथिकल प्रिंसिपल। कंसेंट लो तभी तुम किसी के बारे में बताओ, ठीक है। बाकी तो सही है, वो सब छोड़ दो। लो फिर आया वही क्वेश्चन, इस बार देखो क्या बोल रहा, यहाँ पे लॉवर से हायर के पास जाना है, इस बार हमको लग रहा बोलता, हाँ देख लो क्वेश्चन देख लेना, ठीक है ना। लॉवर स्केल ऑफ मेजरमेंट द हायर, अभी हम लोग हाइट वाला किए थे, तो हाइट वाला क्या था? हाइट ऑफ स्टूडेंट और मेजर इन सेंटीमीटर। हाइट वगैरह कहाँ पे आता है? देखो बोलो। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन में लॉ से हाई जाना है, तो सबसे पहले तुमको नॉमिनल ढूंढना है कि नॉमिनल कौन सा है।
ठीक है। नॉमिनल के बाद तुम नो, हाँ, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, ठीक है। ऑप्शन 2। अच्छा, सुषमा का आंसर आया। अच्छा, बिल्कुल सही, 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 सही। ये बताओ क्या है? रेशियो। मैं सही बोल रही हूँ ना? रेशियो है वो। हाँ। ये रेशियो है। अच्छे, उसके बाद मुझे बताओ क्या है ये? मार्क्स आर गिवन स्टूडेंट असाइन द बुक द लैंग्वेज इंटरवल। 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 और ये स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट द रिलेटिव पोजीशन परफॉर्मेंस ऑर्डिनल। ऑर्डिनल। और ये नॉमिनल। नॉमिनल हो गया। तो देखो, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग कर लोगी इजीली, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। देख लो यहाँ पे क्या हो, अभी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये बार तुम लोग देख लेना। ये भी एकदम इजी बन जाएगा, मुझे पता है इजी बन जाएगा। सिंपल मेथड यूज फॉर रिसर्च। सैम्पलिंग मेथड यूज फॉर रिसर्च मतलब हाइपोथेसिस के लिए इसमें क्या क्या फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, देख लो तो क्या बोल रहा है। मैं हाइपोथेसिस जब पढ़ाई थी तो उसका फॉर्मुलेशंस भी बताई थी, अपने आ जाए। ऑप्शन 3। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन हम लोग कहाँ देखते हैं? क्या बोला? आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस और फॉर्मुलेशन। जब हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसका सोर्स कहाँ से? पॉपुलेशंस का टाइप तो नहीं देखते हम लोग। चलो यहाँ पे देखते हैं। बोल रहे कि मिनट रुक जाओ। Source of hypothesis formulate include report of earlier research. Previous study provide a basis for new hypothesis. प्रीवियस हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को भी पढ़ते हैं कि पहले का हाइपोथेसिस क्या था, तो फिर हम अपना न्यू हाइपोथेसिस बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस, है ना? बिलीव प्रिविलिंग मतलब पहले रिपोर्ट ऑफ द अर्लियर रिसर्च, बिल्कुल हम लोग अर्लियर रिसर्च को जाके पढ़ते हैं और उसी के बेस पे हम लोग न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। बिलीव प्रिविलिंग इन द एरिया ऑफ सिलेक्टेड प्रॉब्लम। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, कॉमनली एक्सेप्टेड आइडिया थ्योरीज कैन गाइड बाय हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशंस। हम लोग अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही तो हाइपोथेसिस बनाते हैं, है ना? एक मिनट, ठीक है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, अपने हाइपोथेसिस बनाते हैं। वही हम लोग को गाइड करता है कि हाँ, जैसे देखो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। जैसे अभी हम लोग पढ़े कि फैट वाला एक योगा और फैट, वो हमारा प्रॉब्लम है। रिसर्च होता है उस पे भी कि आखिर मोटापा इतना क्यों बढ़ रहा है, क्यों इतना तेजी से कम उम्र के बच्चे मोटे हो रहे हैं, ठीक है ना? तो योगा, ओबेसिटी बोलते हैं हम लोग इसको, मोटापा को। तो फैट, ओबेसिटी यानी फैट, अगर हम इसके दोनों के बीच पे रिसर्च करेंगे कि आखिर क्यों मोटापा, ओबेसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, क्यों बढ़ा, सॉरी फूड होगा, सॉरी सॉरी, योगा में बोल रही हूँ, ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है कि इसका इफेक्ट फैट पे बढ़ रहा है ना? इस वजह से जो बच्चे हैं जो है वो कम उम्र में, तुम देखना कि हम लोगों का तो ठीक है, कोई कोई ऐसा बच्चा होते हैं ना, हमारी भी रिलेटिव में एक लड़की है, उसका 23 साल एज है, ठीक है, 23 साल, और देखने में मुझसे भी बड़ी लगती है, लगती है कोई बहुत बड़ी, तो वो एक बीमारी है। तो बीमारी नहीं मतलब एक है, सोचने का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से तो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे ना कि कि हाँ, हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि ये मोटापा क्यों है, खाना में मिलावट की वजह से है या जंक फूड खाने की वजह से है। तो इस तरह से हम अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो बिल्कुल प्रॉब्लम से ही हाइपोथेसिस सिलेक्ट करेंगे, एरिया ऑफ सिलेक्टेड प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर इन द एरिया ऑफ द सिलेक्ट प्रॉब्लम, द रिसर्चर का ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन कैन सजेस्ट पॉसिबल हैव रिलेशन। अब जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे क्या बोला कि प्रॉब्लम के एरिया के बेस पे ही
रिसर्चर अपने प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पर ही सजेशन करेगा। तो जैसे मैं बोली कि मैं अगर मोटापा और फूड पे करूंगी तो मैं बोलूंगी कि हाँ, कि मे बी ये मोटापा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, ये भी बोल सकती हूँ। या मे बी इसलिए बढ़ रहा है, खाना में बहुत ज्यादा मिलावट हो गया है ना, इसलिए ओबेसिटी बढ़ रहा है। ये मैं बना सकती हूँ मेरा प्रायर एक्सपीरियंस के। मैं देखी हूँ कि बहुत सारी लड़कियां मतलब मेरी जान पहचान में है, मुझसे छोटी छोटी है, ठीक है, लेकिन देखने में मुझसे बड़ी लग रही है। तो वो आखिर क्यों? मैं भी खाती हूँ जंक फूड, ऐसा बात नहीं, तो मैं भी खाना में मिलावट होगा, ठीक है। तो इस तरह से तो ये भी हो गया। लेकिन सैम्पलिंग मेथड यूज फॉर, अगर मैं सैम्पलिंग मेथड यूज करूंगी तो ये थोड़ी मेरा हाइपोथेसिस में काम देगा, या टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, ये सब हाइपोथेसिस में काम नहीं देगा। तो किस टाइप का पॉपुलेशन है उस पे मैं हाइपोथेसिस थोड़ी बनाऊंगी। या फिर किस रिसर्चर कौन सा मेथड, कौन सा सैम्पलिंग यूज कर रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करे उसके बेस पे हाइपोथेसिस बनेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। बीसीडी तो हो भी जाएगा, मतलब बीसीडी तो है, लेकिन यहाँ जैसे दिया हुआ है तुम्हारा, कहाँ गया सैम्पलिंग मेथड यूज फॉर रिसर्च, ये तो बिल्कुल गलत है। सैम्पलिंग मेथड यूज करने के लिए हम लोग हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं, हम लोग टेस्ट करने के लिए सैंपल यूज करते हैं ना। सैंपल हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए हम लोग सैम्पलिंग मेथड को यूज नहीं करते हैं, बल्कि टेस्ट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, है ना। तो वो जो हम लोग सैम्पलिंग यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, हाइपोथेसिस बनाने के लिए टेस्ट नहीं करते, ये गलत है, ठीक है। तो बी सी भाई, आले रिसर्च की रिपोर्ट के बेस पे करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि उन्होंने क्या निकाला कंक्लूजन। जैसे किसी ने बोला कि फूड एंड फैट, मोटापा ओबेसिटी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि खाना में मिलावट है, ठीक है। मैंने देख लिया पहले वाला रिसर्च, तो अब मैं इसको देखूंगी कि हाँ इनका सच है कि नहीं, मतलब इन्होंने जो बोला ठीक है कि नहीं। तो हो सके मैं इस पे अपना कुछ नया हाइपोथेसिस निकाल रही हूँ, ठीक ना। इन्होंने बोला मिलावट है, तो मैं बोलेंगी नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा ऑयली और जंक फूड खा रहे हैं इसलिए ओबेसिटी बढ़ रहा है ना। पहले का खाना क्या होता था, जैसे अभी तुम जंक फूड में क्या हो गया तुम्हारा, पिज्जा बर्गर, है ना। पिज्जा बर्गर पास्ता चाउमीन, ये सब अब खाना हो गया। पहले के जमाने में ये सब नहीं था, ठीक है। तो उसके बेसिस में बना दूंगी कि नहीं भाई, जंक फूड की वजह से भी ओबेसिटी बढ़ रही है, या फिर ऑयली सामान खाने की वजह से भी हो रही है। और प्रॉब्लम के बेस पर भी बनाएंगे, और अपना एरिया ऑफ, मेरा प्रॉब्लम किस एरिया की बेस पे उस पर भी मैं बनाऊंगा। उस पर रिसर्चर का प्रायर एक्सपीरियंस भी होता है, जैसे मैं देखी हुई हूँ कि हाँ बहुत सारी लड़की मोटी कम उम्र में ही, क्योंकि मैंने उसको देखा खाली पिज्जा बर्गर खा रही है, खा खा कर मोटी हो गई है। तो मैंने एक दो को देखा, तो उस बेसिस पे भी मैं अपने हाइपोथेसिस बना सकती हूँ कि नहीं, मेरी नजर में मैंने चार पांच लड़की को देखा, वो लोग खाना ही खाती है इतना, घर का खाना नहीं खाती, बाहर का ही खाती है खाली, तो इसलिए मोटा हो गई है। इस बेसिस पे भी बना सकते हैं। लेकिन किस किस्म का पॉपुलेशन है, ये इससे क्या मुझे मतलब, किसी भी टाइप का पॉपुलेशन हो, मुझको उससे क्या मतलब, ठीक है। पॉपुलेशन हम लोग सैंपल के लिए यूज करते हैं, ना कि हाइपोथेसिस के लिए, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, तुम लोगों का सॉल्व होना हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, क्या होना ही है। Option 1. बोलो अंजलि, ये बोलो सुषमा। हाँ, the option 1. ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, और ये क्वेश्चन में समझो और समझ के कीवर्ड से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इसलिए कि तुम लोगों को मिल जाता है, इसे मैं कलर कर दी, एक्शन रिसर्च को ब्लू, क्वांटिटेटिव रिसर्च, कुछ कुछ तो कीवर्ड दिया हुआ है। ओके ओके ओके, मेरा ये इसकी वजह से आवाज कर रहा है। The problem and types of research, डिप्लोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिव, थ्योरी डिप्लोमेन कहाँ पे होती है, मैं इसका कीवर्ड, ये कीवर्ड है, थ्योरी कहाँ डिप्लोमेंट होती है, कीवर्ड है। फिर अचीवमेंट, ऑप्शन वन, ठीक है, मैं तुम्हारा रख रही हूँ। उसके बाद आरसी तुम बोलो। देखो भाई, सब कीवर्ड दिया हुआ है, अचीवमेंट में कीवर्ड है, एम्प्लॉय भी कीवर्ड है,
एक नंबर। अचीवमेंट कीवर्ड है तुम्हारा अप्लाइड रिसर्च का। डिप्लोमेंट थ्योरी कहाँ बन रहा है या न्यू थ्योरी कहाँ बन रहा है, फंडामेंटल रिसर्च का कीवर्ड है। फंडामेंटल। और तुम्हारा एक्शन रिसर्च जो हो गया एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो तुम्हारा आंसर आ गया। ये इतना लंबा लंबा रहता है ना, हमको मोबाइल से पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता हाँ है, अच्छा तो अच्छा, उससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ये। न्यू नॉलेज कहाँ जनरेट होता है, फंडामेंटल रिसर्च में। कंपैरिजन कर रहे हैं, अचीवमेंट कहाँ होता है, अप्लाइड रिसर्च में, है ना। या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। स्टडी ऑफ रिसर्च, लैक ऑफ कमिटमेंट एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्शन रिसर्च। और एड्रेस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग एड्रेस करते हैं, इम्प्रूवमेंट भी देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्शन रिसर्च में। एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च मिला जुला है, ठीक है। तो जब भी कभी आना तो तुम देख लेना, जैसे इसका अचीवमेंट वर्ड बड़ा है, बहुत बड़ा वर्ड है, तो अप्लाइड एक्शन से बड़ा है तो इसकी अचीवमेंट यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। स्टडी ऑफ एजुकेशनल थॉट इमर्जिंग फ्रॉम द स्पीच, स्पीच ऑफ सोशल रिफॉर्मर। क्वालिटेटिव रिसर्च मैं क्या बोली, क्वालिटेटिव रिसर्च मैं तुम लोग को ऐसे एग्जांपल देती हूँ क्वालिटेटिव रिसर्च का, कि मान लो कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है ना। हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर आकर, एक डॉक्टर आया, ठीक है, ये डॉक्टर ये डॉक्टर है, ये सारे पेशेंट है, ठीक है, और ये रिसर्चर है। रिसर्चर आके पेशेंट से डेटा ले रहा है कि डॉक्टर कितने बजे आता है, क्या करता है, कितने बजे आता है, आपका डॉक्टर का बिहेवियर क्या है आपके साथ। देखो स्पीच से बोल रहा है, ठीक है, बोल के आंसर ले रहा है, तो वो लोग भी बोल के देगा कि डॉक्टर 4 बजे आ जाते हैं, हम लोग से अच्छे से बिहेव करते हैं, हम लोग अच्छे से चेक करते हैं, ये सब रिसर्चर उनसे पूछ रहा, वो लोग भी दे रहे, स्पीच यूज कर रहा है ना। या वर्ड यूज करेगा, वर्ड भी यूज कर बोल रहा तो वर्ड भी यूज कर रहा, बोल भी रहा है ना। हर तरह का ओपिनियन आइडिया सब चीज दे रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वालिटेटिव रिसर्च। लेकिन अगर ये सिर्फ जाता, सॉरी रिसर्चर आता और एक यहाँ से इस तरह का ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन यार तैयार करके रखता, ठीक है, अब बोलता है कि पेशेंट को बोलता तुम बोलो टिक मारो कि डॉक्टर कितने बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं, अच्छा 3 बजे आते हैं, कितने देर के लिए रुकते हैं, क्या 10 मिनट के लिए रुकते हैं या 5 मिनट के लिए रुकते हैं या 15 मिनट के लिए रुकते हैं आप लोग देखने के लिए, एक में टिक मारिए, तो टिक मारा जा रहा है, देख लो टिक मार रहे हैं। अच्छा बिहेवियर कैसा है, गुड है या वेरी गुड है, ठीक है, या ठीक है ना, या ठीक है नॉर्मल है, इस तरह से सिर्फ टिक मारने के लिए बोल रहा है, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव, है ना। लेकिन क्वालिटेटिव में तुम देखो पूछ रहा है सब चीज की, कैसा बिहेवियर है, कैसा आप लोगों के साथ ये है ना। तो स्पीच ऑफ ए सोशल रिफॉर्मर, एक सोशल रिफॉर्मर स्पीच दे रहा है, तो ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज करते, स्पीच यूज करते, ये था। अच्छा ये तो हो गया ना, अच्छा एक क्वेश्चन मेरा बार बार ये हो गया रिपीट। अब ना कम्युनिकेशन का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है, ये खत्म हो गया, रिसर्च खत्म हो गया। जून का टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट, जून का रिसर्च कंप्लीट, जून का कम्युनिकेशन स्टार्ट, आजकल में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करूंगी, फिर हायर एजुकेशन, इंडियन लॉजिक, डेटा, डीआई में से नहीं स्टार्ट करी क्योंकि अभी टच पैड मेरे घर में रखा हुआ है, मैं जाऊंगी 25 को तो लूंगी। इसका ऑप्शन 2। एक मिनट बोलने दो आरशी को, उसके बाद में बता रही हूँ। इस हाँ बार 2 नंबर। देखो एक चीज से भी तुम्हारे अंदाजा लगा सकती हो, ये शोले और मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया से तुम्हारा अंदाजा लगा सकती हो। शोले का आपका मुझे इतना भी नहीं, हाँ शोले भी तुम लगा सकती हो। देखो मैंने प्यार किया में हाँ ही, पढ़ा है अब हाँ 1925। हाँ पढ़ाई हूँ। और ऐसे भी तुम ऐसे अंदाजा भी लगा सकते हो। मैंने प्यार किया का हीरो का नाम बताओ तो कौन है। उतना तो नहीं मालूम। सलमान खान है। हाँ मैं ये मूवी देखी हूँ, कबूतर जा 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 बोला गाना सुनी हो, पहली प्यार की हाँ पहली चिट्ठी, वही मूवी है ये मैंने प्यार किया।
ठीक है, तो ये 1989 की, मतलब हम लोग उसका पैदाइश भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, मुगले आजम, शोले, बॉबी, ये सब बहुत पुराना मूवी है। अब मैंने प्यार किया, ये सलमान खान की मूवी है। ठीक है, अब सलमान खान की मूवी है तो ये तो न्यू होगी, तो इसमें सबसे न्यू नंबर कौन सा है, तो 1989 न्यू है। ठीक है, तो एक से ही तुम्हारा बन जा रहा, नहीं एक से नहीं, नहीं सॉरी, नहीं बन रहा, एक से नहीं बन रहा। ठीक है, उसके बाद तुम अगर देखोगी तो मुगले आजम, शोले और बॉबी। बॉबी के बारे में हम लोग नहीं सुने, कि बॉबी जो मूवी है ना, ये ऋषि कपूर का पहला मूवी है, बॉबी। ठीक है, और डिम्पल का पार्टिया है, बहुत छोटे छोटे। अच्छा, मुगले आजम सबसे पुराना मूवी है, सबसे पुराना मूवी, मुगले आजम सबसे पुरानी मूवी है। तो इससे तुम मुगले आजम सबसे पुरानी मूवी है, मतलब ये किसका है, क्या बोला था मुगले आजम का हीरो का, देखो मुझे याद नहीं आ रहा। तुम लोग को याद है मुगले आजम का हीरो का, मुझे नाम याद है, मेरे माइंड में आ नहीं रहा, नाम नहीं आ रहा। किसी को याद है तो बताओ, तो क्योंकि देखो एक क्वेश्चन में भी आ भी सकता है कि मुगले आजम का हीरो का नाम क्या है, क्योंकि फिल्म बहुत हिट है ना, इसलिए। हमको तो नहीं मालूम है। तुमको सुषमा याद है? नहीं दी, नहीं। ये बहुत, दिलीप कुमार आई थिंक, हाँ दिलीप कुमार, मुगले आजम जो है, हाँ दिलीप कुमार, देखो मुझे याद हो गया, दिलीप कुमार है। तो दिलीप कुमार मैं लिख देती हूँ, ठीक है, क्यों काम नहीं कर रहा, दिलीप कुमार, ये काम क्यों नहीं हो, दिलीप कुमार इसका एक्टर है, ठीक है ना। तो दिलीप कुमार तो देखो भाई अभी का तो है नहीं, ये तो हम लोगों को पता है ना। दिलीप कुमार सबसे पुराना, तो इससे भी अंदाजा हम क्या लगाएंगे, तो जो दिलीप कुमार है, दिलीप कुमार अगर पूछ लिया एग्जाम में कि मुगले आजम का एक्टर कौन है, मेन लीड एक्टर, तो दिलीप कुमार है। ठीक है, और अगर तुमसे पूछेगा कि अनारकली का रोल कौन किया था इसमें, एक्ट्रेस में, तो मधुबाला थी। ठीक है, अनारकली मधुबाला थी, बस इतना याद रख लो, हो गया, मधुबाला। ठीक है, ठीक है। शोले में कौन कौन हीरो था, धर्मिंदर और अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो ये हो गया, ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया, और तुम्हारा डी का डी का 3, अच्छा ये तो एक से ही बन जाता, डी का 3 से बन जाएगा। बी का 1 हो गया, 1975 शोले, बॉबी 1973। ठीक है ना, बॉबी का जो एक्टर है ऋषि कपूर है, शोले का जो एक्टर है धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन है, मैंने प्यार किया का जो एक्टर है सलमान खान है, और वो हीरोइनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या तो नाम है उस, अभी उसका नाम बहुत अच्छा है, रुको ना मुझे याद नहीं आ रहा। तुम लोग देखी हो कबूतर जा जा, उसकी हीरोइनी का जया, देखो ना कैसे याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छी हीरोइनी है, वो भी हाल में आई थी बिग बॉस में, मतलब खेलने के लिए नहीं आई थी, ऐसे अपने बेटा का मूवी पे, इस पे अभी सलमान खान का ये भी बना था, मुझे याद नहीं आ रहा, भाग्यश्री। ठीक है, इसकी जो एक्ट्रेस का नाम है भाग्यश्री। ठीक है, और सलमान खान हीरो था। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आ जाओ, सब इसलिए करके पढ़ने के हो, इधर उधर से क्वेश्चन आ जाए। मुगले आजम 1960 की मूवी है, दिलीप कुमार, मधुबाला, शोले, शोले धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन, बॉबी ऋषि कपूर, मैंने प्यार किया सलमान खान, और भाग्यश्री, ये सब सारा ही मूवी हिट है, सुपर हिट मूवी है। वो मैं पढ़ा दूंगी अभी, ठीक है, क्वेश्चंस मुझे लग रहा है, ये करो, क्वेश्चन समझ जाओ। 28 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म, स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट ग्रोसिंग टू द लोवेस्ट ग्रोसिंग, सबसे ज्यादा 2025 तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट, सबसे ज्यादा कमाने वाला मूवी कौन है, सबसे ज्यादा 2025 से का फरवरी तक का, अगर हम देखेंगे फरवरी तक का, इन मूवी में सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, सभी सुपर हिट मूवी है, लेकिन पहला दूसरा तीसरा भी देखना है। हमको ऑप्शन 1 लग रहा है। तुमको ऑप्शन 1 लग रहा है, ऑप्शन 1 में तुम पहले अच्छा आरसी को बताने दो, उसके बाद में बता रही नहीं पता। नहीं पता, सही बोली,
सही बोली। चलो हमें एक एक करके बताएंगे, ठीक है। दंगल सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। देखो एक बात, 2016 की मूवी है दंगल, लेकिन अभी तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, ठीक है। हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म वर्ल्ड वाइड बहुत कमाया था ये, ठीक है। और 2025 से 28 फैब 2025 तक का अभी तक यही है, इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ा। सेकंड हाईएस्ट जो है बाहुबली है। बाहुबली तो सभी देखा होगा, ऐसा तो कोई बात है नहीं, है ना। अच्छा, आमिर खान है दंगल में मेन एक्टर, ठीक है। साक्षी तन्वर जो तुम्हारा वो सीरियल नहीं देती है, उसकी एक्ट्रेस का तो उतना नहीं पूछेगा, लेकिन एक्टर देख लो, आमिर खान है। और फिल्म कब की है? 2016 की मूवी है, याद रखना, ठीक ना। मूवी कब की है? 2016 की। बाहुबली का एयर बताओ मुझे, बाहुबली 2 द कंक्लूजन, बता सकता है कोई मुझे? बाहुबली 2 कंक्लूजन का ईयर? 2023। 2023 नहीं यार, सी बिल्कुल भी नहीं, 2017, ठीक है, ठीक है। बाहुबली कब की है? 2017। हीरो तो पता ही, प्रभास, है ना। पुष्पा 2 देखो, पूरा वर्ल्ड वाइड फर्स्ट में है दंगल, सेकंड में है तुम्हारा बाहुबली कंक्लूजन, पुष्पा 2, ठीक है, द रूल, थर्ड हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड आलिया 2025। मुझे इसका डेट बता दो, उसमें तो दिया हुआ है फिर भी। पुष्पा 1 एक आया था, क्या उसका क्या डायरेक्ट था कि पुष्पा झुकेगा नहीं, कैसे करके था, है ना। तो मुझे बता दो एक बार, इसका हीरो बता दो, पता ही होगा, साउथ का हीरो है। अगर पता है तो बता दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 2020 आलू अर्जुन है। इसका एयर देख लो, एयर लिख लो 2024। 2024 आलू अर्जुन जो है साउथ का हीरो है, वही का ही मूवी है, ठीक है। अच्छा, तीसरा है आरआर। आरआर का एज बता दो, क्योंकि ये ना पहले तुम्हारा अभी ऐसे आया है रेट करके, लेकिन मैं तुम लोग को एक और क्वेश्चन करवाई हूँ कम्युनिकेशन का ही, इसी साल करवाई हूँ। उसमें एयर पूछा था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा था, हाँ ठीक बोला। है ना। इसलिए मैं तुम लोगों को एज भी करवा रही हूँ, ठीक है। आरआर का एज बताओ, सॉरी, आरआर का, तो नहीं मालूम है। आरआर का नहीं पता। 24 ही होगा। आरआर को बोला गया था कि जाएगा इसके लिए, क्या नाम है तुम्हारा? जिसमें गाना था ना, नाचो नाचो। नहीं, गाना तो नहीं पता है, लेकिन ना ये सुने थे कि जाने वाला था इसमें, क्या बोला था, ऑस्कर में जाने वाला था, लेकिन नहीं गया लगे, ठीक है। आरआर 2022 की मूवी है, चलो देख लो। हाँ वही वाले में तो नाचो नाचो गाना है। हम नहीं देखे ये मूवी नाचो नाचो, हम भी नहीं देखे, बस सुने। 2022 की मूवी है। हीरो है तुम्हारा, एक तो तुम्हारा एनटी रामा रॉय जूनियर, जिसको बोलते हैं, साउथ का हीरो है। एक है रामचरण, वो भी साउथ का है। एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट है ना, आलिया भट्ट है। और इतना मैं देखी नहीं हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि एक्ट्रेस तुम्हारा रामा रॉय, ये भी तुम्हारा जूनियर रामा रॉय इसको बोलते हैं। नाटे से का हीरो नहीं है साउथ का, मोटे ऐसा है वो। और रामचरण, जूनियर एनटीआर। हाँ जूनियर एनटीआर बोलते हैं, हाँ सही बोली, वो है तुम्हारा रामचरण है, ठीक है। रामचरण है, और उसके बाद आलिया भट्ट है। 2022 की मूवी है, ठीक है। और हाँ, अच्छा केजीएफ हो गया ना, हाँ केजीएफ 2 का एयर बता दो। ये साउथ का हीरो लोग अच्छा अच्छा लाकर मतलब अपना जगह बना लिया, तुम देख रही हो। इन्हीं लोग का मूवी वर्ल्ड वाइड है, मतलब एक तो दंगल है चलो, लेकिन सारा ही साउथ का मूवी है। केजीएफ 2 भी 2022 का ही है। और तुम लोग देख लो पूरा, अभी तक यही लोग रिकॉर्ड बनाया हुआ है सारा साउथ का, सिर्फ एक है तुम्हारा बॉलीवुड दंगल, दंगल। बाकी बाहुबली 2, पुष्पा साउथ का हीरो है, आरआर साउथ का हीरो है, केजीएफ में साउथ का ही हीरो है, ये लोग सारा ही वर्ल्ड वाइड पूरा रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो देख लो भाई, सबसे ज्यादा दंगल ने बनाया है, अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। बाहुबली, पुष्पा, आरआर, केजीएफ। हमको ना आमिर खान का मूवी अच्छा लगता है, हमको इसका मूवी ये 3 इडियट बहुत अच्छा लगता है, हंसी बहुत है उसमें और लॉजिक भी बहुत है।
इफ द सेंडर हैज नॉट फॉर्मुलेट द आइडिया, सेंडर सॉरी, अगर सेंडर जो है वो आइडिया को फॉर्मुलेट, सॉरी, इफ द सेंडर हैज नॉट फॉर्मुलेट द आइडिया, उसने आइडिया को फॉर्मुलेट ही नहीं किया है ना, आइडिया, थॉट या मैसेज को प्रॉपर ढंग से लिखा ही नहीं, तो इसका रिजल्ट ये कौन सा बैरियर होगा? मैं मैसेज तुम लोग को ठीक से नहीं लिख रही हूँ, तो ये कौन सा, क्या होगा? ऑप्शन टू। एक मिनट, जब मैसेज कोई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकोडर, इनकोड करना, तो इनकोड ही बैरियर हो गया ना। इफ द सेंडर हैज नॉट फॉर्मुलेट द आइडिया और थॉट, एक मिनट मुझे क्वेश्चन समझने दो, मैंने क्या बोला। अगर सेंडर हैज नॉट फॉर्मुलेट आइडिया, थॉट, मैसेज इन प्रॉपर मैनर, एक मिनट, विद द सेंडर द fail to formulate the idea thought properly, तो would the sender convert the thought, तो इन्हें ये कैसे, क्या, मैं क्वेश्चन में समझा रही हूँ। अगर सेंडर हैज नॉट फॉर्मुलेट द आइडिया, उसने तो ठीक से लिखा ही नहीं, हे हेलो कुछ लिखा ही नहीं, तो ये कौन सा बैरियर कहला गया? द बैरियर ऑकर व्हाट, किस टाइप का, किस लेवल का बैरियर कहलाया? क्यों, वो क्यों नहीं कर पा रहा? हो सके इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा होगा, हो सके मेरा पेन ठीक से नहीं चल रहा तो मैं ठीक से नहीं इनकोड कर पा रही हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा बैरियर कहलाएगा? टेक्निकल स्टेज। इनकोडर ना, इनकोड नहीं कर पा रहा ना सही से, सेंडर इनकोड नहीं कर पा एट द लेवल ऑफ द इनकोड, वो इनकोड सही से नहीं कर पा रहा, इट कैन रिजल्ट इनटू बैरियर द कम्युनिकेशन, द बैरियर ऑकर किस लेवल पूछ रहा ना, कि देखो क्वेश्चन समझना, अगर सेंडर हैज, अगर पूछता कि रिसीवर समझ नहीं पा रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा, तब डिकोडर होता है कि वो डिकोड नहीं कर पा रहा, यहाँ तो वो इनकोड नहीं कर पा रहा ना, इनकोड नहीं कर पा रहा, ठीक से लिख नहीं पा रहा। इफ द सेंडर हैज नॉट फॉर्मुलेट, क्या बोलना चाह रहा वो लिखा ही नहीं सही से, तो किस लेवल का बैरियर हुआ? इनकोडर हुआ, क्योंकि उसने इनकोड ही सही से नहीं किया, ठीक है। हो सके उसको, जैसे अब मैं बंगाली नहीं जानती हूँ और कोई मुझे बोला बंगाली में लिखो, तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ प्रॉपर, ठीक है। जब मैं प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ तो मैं किस लेवल का बैरियर कर रही हूँ? इनकोडर वाला बैरियर कर रही हूँ, है ना, मैं इनकोड सही से नहीं कर पा रही हूँ। मैं यहाँ देखती हूँ, जब सेंडर फेल हो जाता है फॉर्मेट आइडिया या मैसेज को प्रॉपरली ठीक से नहीं लिखने में, जबकि इनकोड मैसेज, द इनकोडर इज द स्टेज वेयर द सेंडर कन्वर्ट थॉट इनटू वर्ड सैम्पल जेस्टर्स ऑफ हिज स्टेप डॉन पोरली, द मैसेज विल बी अनक्लियर कॉजिंग कम्युनिकेशन, मैसेज अनक्लियर है, ठीक से जा नहीं पा रहा, किस ठीक से लिखा ही नहीं है। मैं अभी तुम लोगों को लिख रही हूँ, ठीक है, कोई चीज, इसे मैं यहाँ पर टेक्निकल लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कि मुझसे नहीं लिखा रहा क्योंकि मेरे पास ये नहीं है ना, ऐसे करके लिख दी, तो तुम लोग नहीं समझ रही ना, जब नहीं समझी तो ये इनकोडर बैरियर हो गया, इनकोडर वाला, मैंने ठीक से इनकोड नहीं किया, ये इनकोड में बैरियर हो गया, यहीं से बैरियर हो गया, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर हो गया, कौन वाला? इनकोडर वाला, मैंने ठीक से किया नहीं, ये बहुत ईजी है, तुम लोग आराम से कर लोगे। ऑप्शन टू, ठीक है, 2 नंबर। ड्रीमिंग, स्लीपिंग किस टाइप का कम्युनिकेशन में करते हैं भाई? इंट्रा में, समझाने की जरूरत ही नहीं है मुझे। जब एक पर्सन खुद से बात करता है, सोचते रहता है, ड्रीमिंग करता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। Who direct the first film made in India? ऑप्शन 1। बोलो, और बोलो। बोले दीदी ऑप्शन 1। आरसी को बोलने तो उसके बाद में बता दी। बोले 2। क्या? ओ, तुम लोग का दोनों का आवाज मुझे सेम लग रहा है। आरसी क्या बोली? 2 नंबर बोले।
आरसी का सही है, ठीक है। और सिर्फ तुम्हारा गलत है, मैं बता रही हूँ क्यों। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है तो सिर्फ इसीलिए मिलता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली बार फिल्म को डायरेक्ट किया था जिसका नाम था दादा साहेब फाल्के। ये अवार्ड भी मिलता है। 1913 में 1913 में मूवी का नाम है राजा हरिश्चंद्र। ये भी आया हुआ बुक क्वेश्चन है, जो मैं लिख रही हूँ ना, ये भी आया हुआ है, राजा हरिश्चंद्र। पता नहीं ये मूवी कैसा है, मैं कभी देखी नहीं हूँ, लेकिन सब एग्जाम्पल देता है, जैसे कोई कुछ कर कहते हैं राजा हरिश्चंद्र की ये है, बोलता है सब, मतलब एक कहावत टाइप का, मुहावरा टाइप का यूज करता है सब। ठीक है, सबसे पहले किसने इंडिया में फिल्म बना के डायरेक्ट किया था, उनका नाम था, क्या नाम था, राजा हरिश्चंद्र, याद रखना, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र ने 1913 में एक फिल्म को डायरेक्ट किया था जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट बात है बाकी याद कर लेना, दादा साहब फाल्के ने सबसे पहली बार फिल्म को डायरेक्ट किया था, मूवी का नाम है राजा हरिश्चंद्र, 1913 की मूवी है। फर्स्ट टॉकी फीचर फिल्म मेड इन इंडिया, ऑप्शन 1। बोलो सुषमा। ऑप्शन 1। बिल्कुल, ऑप्शन 1। ये सब मैं करवाई हूँ तुम लोगों को, तो तुम लोगों के लिए इजी होगा ये। मुझे लग रहा क्वेश्चन खत्म हो गया। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर रिलीज दूरदर्शन इंडिया, ये भी कराया हुआ है। मैं तुम लोगों को ये स्टोरी भी सुनाई थी, करवाई थी तो। हाँ करते हैं, रुकिए। करो, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन 2। हाँ दी, ऑप्शन 2 लग रहा है हमको भी। बिल्कुल, हम लोग पहले आया, बुनियाद बाद में आया, उसके बाद रामायण आया, चंद्रकांता आया, महाभारत आया। इसमें से तुम लोग कौन कौन सा सीरियल देखी हो मुझे बताओ। हम देखे हैं थोड़ा बहुत महाभारत और थोड़ा बहुत देखे हैं रामायण। बुनियाद नाम सुने हैं और पहले देता था लाजो जी, और मैं देखी, चंद्रकांता भी हम सुने हैं। मैं भी सुनी हूँ, हम लोग में नहीं सुनी हूँ, रामायण में देखी हूँ, महाभारत देखी हूँ, महाभारत थोड़ा बहुत देखी हूँ, चंद्रकांता थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखी हूँ, ये सब यूट्यूब का ही बता रही हूँ। बुनियाद में देखी हूँ टीवी पर। बुनियाद में क्या था कि लाजू जी एक थे मेन एक्ट्रेस और मास्टर जी थे एक्टर। वही दिखाता है कि मतलब लड़ाई होता है, अंग्रेज और इंडियन और अंग्रेज में लड़ाई हो रहा, तो जो मास्टर जी थे वो लड़ते हैं, इस तरह से ऐसे दिखा, वही में दोनों का चक्कर चलता है, प्यार वार, इस तरह का स्टोरी दिखाता है, तो अच्छी दिखाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, हाँ ये लास्ट था, कंप्लीट हो गया। तुमने कुछ और